ये है कौन सा? वैदिक सिविलाइजेशन। कौन सा? वैदिक सिविलाइजेशन, या इसको हम हिंदी में कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। इसको कुछ की पॉइंट्स हम बना के चलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। टोटल 4 पॉइंट्स, 4 या 5 पॉइंट हमको इसे पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो हो जाएगा परिचय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा जाएगा? जीवन और सेकंड पॉइंट हमारा जाएगा कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में तीसरा पॉइंट जीवन और क्या? व्यवसाय। जीवन और व्यवसाय के बाद राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ है ना। जीवन और व्यवसाय इसको बोलेंगे लाइफ एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। पांचवें नंबर जो कहा जाएगा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, या इसको अभी क्या कह सकते हैं हम लोग? सोशल एस्पेक्ट्स। ये 5 पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे क्या? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात एक नई ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता हम लोग कहते हैं। इस सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आगमन से हुई थी, जो कि सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। आर्य का मतलब है उच्च कुलीन या अभिजात्य। ऐसा कहा जाता है कि ये चारागाह की तलाश में यहाँ पर आकर रुके थे। इस समय को वैदिक काल भी हम लोग कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जो समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक काल भी कहते हैं। वैदिक काल कहने का कारण यह है क्योंकि इसी समय में कहा जाता है कि वेदों की रचना आर्यों के द्वारा की गई थी, जिनकी संख्या टोटल कितनी है? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। समझ में आया क्या बता रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में, या डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में, एक नई ग्रामीण यानी कि रूरल सिविलाइजेशन का उदय होता है या राइज होता है, जिसको हम लोग कौन सा सिविलाइजेशन कहते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं। वैदिक भारत में वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत आर्यों ने की थी। आर्य का मतलब है क्या? उच्च कुलीन या अभिजात्य, ठीक है, जो कि चारागाह की तलाश में है ना, चारा यानी ग्रेजिंग लैंड की तलाश में भारत आए थे। और यहीं पर सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका है, ठीक, सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर आकर बस गए थे। इसको क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको वैदिक काल कहते हैं। क्यों वैदिक काल कहते हैं? क्योंकि इसी समय में क्या हुई थी? वेदों की रचना की गई थी, जिनकी संख्या टोटल कितनी है? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक। इसको हम लोग 2 पार्ट में यानी कि 2 कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा जाएगा हमारा? ये क्या कौन सा? वैदिक काल। वैदिक काल, इसको 2 हिस्से में देखते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? तो प्री वैदिक एरा है। प्री वैदिक एरा, या इसको पूर्व, हिंदी में पूर्व वैदिक काल, या फिर कौन सा? इसको और क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो टाइम लाइन है वो दिया जाता है कितना? 1500 BCE। BCE का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम लोग कौन सा कहते हैं? पोस्ट वैदिक एरा, ठीक है। कौन सा? ये प्री वैदिक, ये पोस्ट वैदिक एरा। इसको कहते हैं हिंदी में उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, या इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है ब्राह्मण साहित्य काल, ठीक। इसका जो टाइम होगा वो लगभग 1000 BCE से कब तक? तो 600 BCE तक, मतलब 1000 ईसा पूर्व से कब तक? 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम होगा, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आया आपको? 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। कौन सा? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इनसे संबंधित जो जानकारी का स्रोत है, वैदिक काल से संबंधित जो हमको इंफॉर्मेशन हमको मिलता है, वो तो वेद स्वयं होंगे, जो चारों वेद हैं, क्योंकि उनका जो कालक्रम इसी के समान है। इसके साथ में 2 अभिलेख है। एक जो अभिलेख या इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है वो है आपका बोगज कोई अभिलेख। कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। और दूसरा कौन सा? कस्सी, ठीक है। इसको स्पेलिंग भी ऐसे लिखेंगे, कैसा? इंग्लिश में बोगज कोई, BOJAJ, बोगज कोई अभिलेख। और दूसरा कौन सा? कस्सी, KASSI, कस्सी अभिलेख, ठीक है। ये 2 अभिलेख हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। क्या क्या बताया इंट्रोडक्शन में? कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था, उसके डिक्लाइन होने के बाद में, यानी कि उसके पतन के बाद में, एक नई ग्रामीण सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में जिसका उदय होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं,
बात समझ में आ रही है? इस सभ्यता की शुरुआत किसने की थी? तो आर्यों ने की थी। आर्य वो हैं जिनको क्या कहा जाता है? उच्च कुलीन या अभिजात्य कहा जाता है। ये चारागाह की तलाश में आकर के सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे और यही इन्होंने क्या की थी? 4 वेदों की रचना की थी। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक या वैदिक साहित्यों की रचना के आधार पर इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। एक तो आपका प्री वैदिक एरा, या उसको दूसरा कौन सा जाता है? पोस्ट वैदिक एरा। प्री वैदिक एरा इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? BCE, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, जो पोस्ट वैदिक एरा हुआ इसको उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। इसको ब्राह्मण साहित्य काल भी कहा जाता है, जिसका टाइम लाइन क्या है? 1000 BCE से लेकर 600 BCE तक का है। ठीक, ये दूसरा हो गया। अब आगे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो किस पर? प्री वैदिक एरा पर करेंगे। फिलहाल इस पर लेके चलेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब आते हैं किस पर? ऋग्वेद पर। यहां तक का मामला समझ में आया? ठीक है, इसके बाद क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में क्या क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में क्या क्या जानकारी होगी? तो इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। 10 मंडल, 10-28 सूक्त और 10-580 श्लोक हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं, 10-28 सूक्त हैं और 10,580 श्लोक इसमें टोटल लिखे गए हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का क्या मतलब होता है? सूक्त, या इसको कहते हैं क्या? सुक्ति। सुक्ति का मतलब होता है क्या? अच्छी तरह बोला गया, अच्छी तरह बोला गया। ठीक है, सुक्ति का मतलब क्या? अच्छी तरह से बोला गया। ठीक, क्या क्या बताया मैं? 10 मंडल हैं, 10-28 सूक्त हैं और कितने? 10,580 श्लोक है। दूसरी बात, इसका जो ऋग्वेद है इसके रचनाकार माना जाता है कि इनको विश्वामित्र, विश्वामित्र, उसके बाद आएंगे कौन? वशिष्ठ, और आखिरी में कौन? लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनके रचनाकार कहा जाता है। इन लोगों ने इसकी रचना की है। इसकी टोटल 5 शाखाएं हैं। 5 शाखा है। कौन कौन सा? शाकल, उसके बाद वाष्कल, ठीक है, शाकल, वाष्कर, अश्वायवान, ठीक है, सारवायन, और आखिरी में कौन सा? मांडव। ठीक, इसी कौन कितनी शाखा देंगे? 5 शाखा देंगे। शाकल, वाष्कल, अश्व, सार, मांडव। ठीक है, इसमें जो पहला मंडल है और जो 10वां नंबर का मंडल है इसको क्या माना जाता है? लेटेस्ट माना जाता है। ये क्या है? नवीनतम है। उसके बाद इसमें जो सेकंड और जो 9th नंबर का है उसको कौन सा है? ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीनतम है। इसमें जो 3rd मंडल है उसी से लिया गया कौन सा? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कौन सा वाले में है? 3rd मंडल है। उसके बाद जो 7th नंबर का मंडल है वो किसके लिए है? सोमदेव के लिए। सोमदेव को क्या किया गया है? समर्पित किया गया है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? इसके बाद में तो ऋग्वेद में एक तो ऋषभदेव, ऋषभदेव कौन? जो कि जैन साधु होंगे, इसको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। ठीक, ऋषभदेव या ऋषभदेव जैन के बारे में। उसके बाद स्तूप, स्तूप के बाद में कौन सा? दशराग्य, दशराग्य, युद्ध का वर्णन इसमें हमको मिलता है। ठीक, इसके बाद में इसकी भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और लिखने के लिए किस तरह? ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें जो आखिरी पॉइंट हो जाएगा कौन? इसमें दस्यु और दास का वर्णन किया गया है। इसके अलावा दस्यु, दास, इसमें इंद्र को क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर माना गया है, पुरंदर कहा गया है। यहाँ पर देखो दस्यु और दास। ऐसा कहा जाता है कि जब आर्य पहली बार सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे तो उनको 2 लोगों से क्या करना पड़ा था? संघर्ष करना पड़ा था। एक वो थे जो जिनको दस्यु कहा जाता है और एक वो है कौन? दास। दस्यु कौन है? जो मूल भारत के रहने वाले लोग थे उनको क्या कहा गया? दस्यु। तो ये कौन जाएंगे? मूल भारतीय, इनको क्या कहते हैं? दस्यु। और दास वो थे जो कि क्या? आर्यों की पुरानी शाखा थी, पुरानी शाखा के लोग, इनको क्या कहा गया है? दास कहा गया। ठीक है, तो ये दोनों लोगों से इनको संघर्ष करना पड़ा था। जब आर्य यहाँ पर आए थे तो इनकी 5 बस्तियां थी टोटल। कितनी बस्तियां थी? 5। कौन कौन सा? एक है आपका कुरु, ठीक है, उसके बाद कौन सा? ध्रुव, उसके बाद पुरु, ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा कौन सा? यदु, यदु के बाद में कौन आ जाएंगे? तो अनु। ठीक, आर्यों की कुल 5 कबीले थे जो यहाँ पर आकर बसे थे। कौन कौन सा? एक कुरु, ध्रुव, अनु, यदु और पुरु। ये 5 कबीले थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऋग्वेद के बारे में हो गया। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं किस पर? जीवन और व्यवसाय पर। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? छोटा छोटा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा डिटेल का उतना हमारा काम को नहीं है। हमको सिर्फ ऊपर ऊपर रिवीजन के तौर पर क्या लेके चलना है? ओवरव्यू लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद क्या? जीवन और व्यवसाय।
ठीक, इसमें क्या क्या बताएंगे? इसमें हम लेके चलेंगे कि इनका भोजन क्या था, वस्त्र, व्यापार। भोजन में क्या बताएंगे कि ये शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, भोजन में क्या शाकाहारी और मांसाहार दोनों करते थे। वस्त्र में इनका कहा जाता है क्या, वासस नेवी। ठीक, वासस नेवी। उसके बाद उष्णी और एक था कौन सा, अधिवास। ठीक, ये 5 तरह के वस्त्र, 4 तरह के वस्त्र धारण करते हैं। कौन सा, वासस नेवी उष्णी अधिवास। ठीक है, इसमें वासस नेवी उष्णी अधिवास। तो वासस था इसको शरीर के ऊपर पहनने वाला, मतलब कमर के ऊपर वाला। नेवी कमर के नीचे, मतलब जो शर्ट है इसको वासस कहेंगे, जो पैंट था तो कमर के नीचे पहना जाता उसको नेवी कहते थे। उष्णी का मतलब है ओढ़ने वाला, सॉरी उष्णी मतलब पगड़ी, पगड़ी जो सिर पर टोपी की तरह, और अधिवास मतलब ओढ़ने वाला। ठीक है, ओढ़ने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, जो शॉल वगैरह होते हैं उसको अधिवास कहते हैं। ठीक, व्यापार, कुछ व्यापारिक संगठनों के बारे में ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। उसमें कौन कौन से आ जाए, इसमें कौन कौन से हैं, तसर, ओटू, शुद्ध, पाणी, मुद्रा, उसके बाद तक्षण, बेनकाट, है ना। तसर, ओटू, शुद्ध, पाणी, मुद्रा, तक्षण, बेनकाट और एक होता है कौन, कर्मा। ठीक है, जो तसर था वो कौन थे, तसर कौन थे, तो करघा चलाने वाले। ओटू, और इसको ओटू व तंतु कहते हैं ना, ओटू व तंतु, ये कौन थे, ताने बाने वाले, ताने बाने, है ना। शुद्ध, ये पढ़ी एक तरह का व्यापारिक समूह था, व्यापारिक समूह। मुद्रा में 2 चीजें आ जाएंगी, शुद्धियों में ऊन का काम करने वाले, है ना, तो बढ़ई, बैंक काट, सूदखोर, सूदखोर जो ब्याज में पैसे चलाता था ना, ब्याज वाला। ठीक है, उसका कर्म कौन, तो लोहार, लोहार या इसको कहते हैं क्या, धातु शिल्पकार, धातु शिल्पकार। ठीक है, मुद्रा में 2 चीजें हैं, एक है आपका निष्क, निष्क मतलब गले का हार, गले का हार, और दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, तो शतमान। शतमान का मतलब होता है 100 गायों का समूह, 100 गायों का समूह। ठीक, इतने प्रकार के व्यापारिक समूह मिलेंगे। इसके अलावा क्या क्या बता दिए, भोजन, वस्त्र, व्यापार यहाँ बता दिए। उसके बाद में कुछ काम भी ये करते थे, इनके काम में जो इनका मुख्य काम होता था, जो मुख्य काम था वो क्या था, पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इनका मुख्य काम था। इसके अलावा जो कृषि था, है ना, कृषि ये इनका सेकेंडरी वर्क है, क्या बोलते हैं हिंदी में, गौड़ का, गौड़ मतलब सेकेंडरी। ठीक, मेन काम क्या करते थे ये, तो ये पशुपालन में काम करते। पशुपालन में मुख्य रूप से जो पशु था वो था बैल, और घोड़े भी दिखते हैं यहाँ पर। घोड़े किसके लिए, तो रथ चलाने के लिए। ठीक, इनमें जो सबसे कहना चाहिए इंपॉर्टेंट व्यापारी समूह था वो किनका था, बढ़ई का था, तक्षण का। क्यों, क्योंकि ये क्या करते थे, रथ बनाने का काम करते थे। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या क्या, भोजन में शाकाहारी मांसाहारी दोनों का, वस्त्र में वासस नेवी उष्णी अधिवास, व्यापारिक समूह में तसर, ओटू, तंतु, शुद्ध, पाणी, मुद्रा, तक्षण, बेन, काट, कर्मा। ठीक है ना, ये अलग अलग टाइप के क्या थे, व्यापारिक समूह थे, जो जिनका देखो इन सभी शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में है ना भाई। देखिए इनके जो सामाजिक आर्थिक जीवन है ना, यानी कि सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, इनके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलेगी, तो ऋग्वेद से ही मालूम चलेगा कि अलग अलग वर्ड्स वहां पर इस्तेमाल किए गए, जिससे मालूम चलता है कि ये सभी अलग अलग टाइप की चीजें उस समय उपलब्ध थी। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा हो गया, हमारा जीवन और व्यवसाय के तौर पर हो गया क्या, ये सारी बातों को कर लिए। इसके बाद यहाँ पर इसमें जो गाय है उसको सबसे क्या माना गया, जघन्य माना गया। क्या गाय को क्या माना गया है, गाय को जघन्या। जघन्या का मतलब होता है जिसको नहीं मानना चाहिए, ना मानने योग्य पशु। ठीक, ऋग्वेद में ये बताया गया है कि उस समय में मुद्रा के फॉर्म पर किसको समझा जाता था, गाय को समझा था, यानी कि गाय को पैसे के बराबर तोला जाता था। ठीक है, जो मैक्सिमम युद्ध वगैरह भी होते थे वो गाय के लिए होते थे, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है ना वो तो वहां का क्या होता था, राजा होता था या सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता था। इसमें गाय से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हमको दिखे हैं, जैसे कि क्या, गव्यति, गविष्ठ, उसके बाद गलियत, गलियत के बाद में चौथा नंबर गोधुली। ठीक है, 5वें नंबर पर आपको जाए कौन सा, गोपति, और 6वें नंबर पर दुहिता। ठीक है, गव्यति किसको कहते थे, चारागाह होता था। क्या, चारागाह, चारागाह मतलब क्या होता है, जहां पर पशुओं को चलाया जाता है। ठीक है, गविष्ठ का मतलब होता था युद्ध। गलियत होता था क्या, दूरी नापने की, दूरी का एक नाप होता था। ठीक है, गोधुली ये समय का नाप होता था। ठीक, गोपति किसको कहते थे, तो राजा के लिए गोपति शब्द का इस्तेमाल किया था। और दुहिता
पुत्री को कहते थे, है ना। बेटी को क्या बोलते हैं, दुहिता। दुहिता का इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो गाय को क्या करती थी, दुहने का काम करती थी। बात समझ में आया। तो ये सभी क्या है, किससे संबंधित है, जीवन और व्यवसाय संबंधित है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं, कौन सा, राजनीतिक या पॉलिटिकल लाइफ पर। ये क्लियर है, सबको शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, राजनीतिक या पॉलिटिकल लाइफ। राजनीतिक जीवन में देखो, जो इसमें क्या गांव ही देखना है हमको कि सबसे पहले क्या होगा, एक परिवार होगा। परिवार, परिवार का जो मुखिया होगा उसे क्या कहेंगे, जो परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, पिता। ठीक, तो परिवार के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कुलुप। कौन सा शब्द की इस्तेमाल किया गया है, कुलुप। कुलुप के बाद में परिवार, ऐसे बहुत से परिवार मिलकर क्या बनाते थे। तो सबसे पहले क्या है, परिवार होगा, परिवार का मुखिया कौन होगा, पिता होंगे। तो पिता होंगे, है ना, उसको क्या कहा जाएगा, कुलुप कहा जाएगा। बहुत से परिवार आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, गांव। ठीक है, बहुत से गांव परिवार आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, गांव। और गांव के मुखिया को क्या कहा जाएगा, ग्रामीण। ठीक, बहुत से गांव मिलकर क्या बनाएंगे, तो विश। क्या बनाएंगे, विश। और विश के मुखिया को क्या कहा जाएगा, विशपति। ठीक, और बहुत सारे विश मिलकर क्या बनाते थे, राज्य। और राज्य का जो मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। ये समझ में आया। देखो, राजनीतिक जीवन में हम क्या बता रहे हैं कि ऋग्वेद के समय में जो सबसे छोटी इकाई होती थी या जो सबसे छोटा हिस्सा होता था उसको कहा जाता था कुलुप या परिवार। ठीक है, बहुत से परिवार मिलकर गांव बनाते हैं, गांव से मिलकर विश्व बनता है और विश्व से क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है। ठीक है, तो जो परिवार का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, कुलुप। ठीक, जो कि सामान्यतः पिता ही होता था। ठीक है, समानता कौन था, पिता का था। यानी कि जो समय जो परिवार का था, यानी उस समय का जो समाज था वो कौन सा प्रकार का समाज था, उसको कहा जाता है पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक। ठीक है, कौन सा समाज कहते हैं इसको, तो पितृ सत्तात्मक समाज कहते हैं। गांव की सबसे मतलब ऋग्वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार होती थी। परिवार का मुखिया जो होता था पिता, जिसको कुलुप कहा जाता था। बहुत सारे परिवार मिलकर गांव बनाते थे, गांव के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, फिर बहुत से गांव मिलकर विश्व बनाते थे, विश्व से फिर क्या बनता था, राज्य बनता था। ठीक है, और जो सबसे ऊपर होगा वो कौन होगा, तो राजा ही होगा, जिसको राजन बोलते थे। इस राजा की सहायता के लिए, ठीक है, ये जो राजा होती थी इसको सहायता के लिए क्या की जाती थी, अलग अलग संस्थाएं थी। उन संस्थाओं के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। एक है होता है कौन सा, समिति। उसके बाद होगा कौन, सभा। तीसरे नंबर पर स्पष्ट। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पर सेनानी। सेनानी के बाद पांचवें नंबर पर कौन, पुरोहित। छठवें नंबर पर वाजपति। उसके बाद सातवां कौन, पूरक। उसके बाद आठवें नंबर पर विदत। नौवें नंबर पर कौन होते थे, तो गण होते थे। ठीक है, राजा की सलाह के लिए अलग अलग संस्थाएं थी। जो समिति थी चुनाव करती थी, क्या करती थी, राजा को चुनती थी। उस समय में ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या बताएंगे कि गणतंत्र व्यवस्था थी। गणतंत्र मतलब जनता, जो कि गण होते थे वो चुनते थे किसको, राजा को। राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं था। कौन राजा बनेगा उसको वहां की जनता मिलकर चुनती थी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, समिति बोलते थे। समिति क्या करती थी, तो राजा का चुनाव करती थी। ठीक है, उसके बाद में सभा। वृद्ध, वृद्ध और अभिजात्य, वृद्ध और अभिजात्य लोगों की संस्था थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे। स्त्री और पुरुष क्या करते थे, दोनों पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, स्पर्श कहा जाता है इसको, गुप्तचर को। गुप्तचर जाके स्पर्श, सेनानी हो जाके सैनिक व्यवस्था देखने वाला, सैनिक व्यवस्था देखने वाला। पुरोहित जो कि कहना चाहिए कि पूजा वगैरह करने का काम करता था। ठीक है, पूजा वगैरह करने का काम करता था, या फिर कहा जाता है कि पुरोहित कौन है, वो पुरोहित वो होगा जो देवता और गण के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूजा पाठ करने वाला हो जाएगा। या सलाहकार, राजा का सलाहकार। कौन से संबंधित, मतलब पूजा यज्ञ से संबंधित सलाह कौन देगा, तो पुरोहित देगा। वाजपति मतलब जो चारागाह, चारागाह का जो हेड होता था। पूरब जो कि दुर्ग या किले का प्रमुख, दुर्ग का प्रमुख होता था। यह एक प्राचीन संस्था थी जिसमें लूटी गई वस्तुओं का, लूट का क्या किया जाता था, वितरण किया जाता था। ठीक है, उसके बाद गण को फिर क्या देगी, जनता या जो लोग वहां पर रहते थे। ठीक है, तो इन अलग अलग तरीकों से क्या दिया गया है, वहां पर राजनीतिक प्रशासन को दिया गया है। ये अलग अलग लोग होते हैं जो किसी को हेल्प करते हैं, राजा को गवर्नेंस के लिए यानी किसी प्रशासन के लिए लोग क्या करते थे, मदद करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद राजनीतिक के बाद हम चलते हैं किस पर, सामाजिक जीवन पर। देखो वहां पर जो भी यज्ञ वगैरह होगा, ठीक, क्या होगा, जो भी यज्ञ पूजा पाठ वगैरह होगा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो राजा ही करेगा। कौन करेगा, राजा करेगा। राजा का इन सभी लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक,
इसके बाद आगे कौन सा, सामाजिक जीवन पर चलते हैं। आगे कौन सा हिस्सा जाएगा हमारा, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में सबसे पहले स्त्रियों पर बात करेंगे, स्त्रियों की दशा कैसी है। उसके बाद दूसरा नंबर दास, तीसरा नंबर विवाह, चौथा नंबर देवी देवता। ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले सती सॉरी स्त्री की बात करें तो ऋग्वेद में कुछ अलग अलग तरह के नाम दिखते हैं हमको। एक सबसे पहला है वो क्या, ब्रह्मचरिणी, ठीक है, ब्रह्मचरिणी। उसके बाद है गृह स्वामिनी, ठीक, गृह स्वामिनी। उसके बाद मिलेगा कौन सा, सद्योवाहस, सद्योवाहस के बाद में, ठीक, ये अलग अलग नाम मिलते हैं। ब्रह्मचरिणी उसे कहा गया है जो जीवन भर शिक्षा ग्रहण करती है। गृह स्वामिनी का मतलब होता है क्या, पत्नी, ठीक। सद्योवाहस मतलब जो विवाह से पूर्ण शिक्षा ग्रहण करे, और अमाजु मतलब जीवन भर जो अविवाहित रहे, उसको क्या कहा जाता है, अमाजु कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित कुछ अलग अलग शब्द मिले हैं हमको। जो ब्रह्मचरिणी शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया गया है, तो जीवन भर जो विवाह नहीं करेगी और क्या करेगी, कह सकते हैं क्या, जीवन भर शिक्षा ग्रहण करने वाली। गृह स्वामिनी मतलब पत्नी, और सद्योवाहस मतलब वो होगा जो कौन विवाह से पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अमाजु का मतलब क्या है, जो जीवन भर क्या करते हैं, अविवाहित रहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके का दिखता था। दास प्रथा यानी कि इसमें हमको एक और लेके चलते हैं। इसमें 5वां नंबर कौन सा, वर्ण व्यवस्था। देखो वर्ण व्यवस्था में जो 10वां मंडल है, 10वां नंबर का मंडल था वो क्या था, पुरुष सूक्त था, पुरुष सूक्त था। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। पहला कौन सा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य, उसके बाद क्षत्रिय, फिर आखिरी में कौन थे, तो शूद्र थे। ब्राह्मण उनको कहां से उत्पन्न माना गया, तो ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से, वैश्य को जंघा से, क्षत्रिय को भुजा, और शूद्र को पैर से उत्पन्न हुए, ऐसा माना गया है। देखो उस समय में समाज का विभाजन 4 वर्णों में किया गया था, लेकिन ये जो 4 वर्ण थे इनका विभाजन का तरीका क्या था, कर्म था। मतलब समाज किसमें, कर्म के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया था। जो जैसा काम करता था उसको उस हिसाब से रखा गया था, लेकिन यही आगे चलकर क्या जाएगा, जन्म से बांट दिया जाएगा, ये जो जाति व्यवस्था को जन्म देगा, ठीक है। तो उस समय में सभी एक समान थे, सभी को एक समान समझा जाता था। कोई ऊंच नीच या भेदभाव या छुआछूत के बारे में कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है। साथ में दास प्रथा का वहां पर प्रचलन था, लेकिन इसके अलावा जो स्त्रियों में जो सती प्रथा है, ठीक है, सती का वहां पर क्या है, कोई भी साक्ष्य हमको नहीं मिलता है ऋग्वेद में। बात समझ में आई, थोड़ा सा फैक्चुअल होगा लेकिन ये जरूरी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका वर्ण व्यवस्था। विवाह व्यवस्था में आएंगे तो विवाह व्यवस्था में क्या, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह, उसके बाद बहुपत्नी विवाह, मतलब एक औरत की एक से अधिक पति और एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां ऐसा होती थी, ऐसा दिखाया था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह भी हमको वहां पर दिखाई देता है, ठीक है ना। ये हो गया विवाह के बारे में। देवी देवताओं के बारे में आए तो देवी देवताओं में इंद्र को सबसे उच्च माना जाता था। किसको, इंद्र को वर्षा का देवता ही माना जाता था। इनके अलावा जो बोगजकोई और कस्सी अभिलेख हमको मिले थे उसमें वरुण, नासत्य आदि का हमको उल्लेख मिलता है। अग्निदेव, सोमदेव, है ना, जो इंद्र के साथ में और बाकी लोग रहते हैं ना, उनको सबका उसमें नाम हमको वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो कहना चाहिए क्या, सृष्टि का जो उत्पत्ति है, किसका, सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो किससे माना जाता है, तो प्रजापति से, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति किनसे हुई है, तो ये कहा जाता है किनसे, प्रजापति से क्या हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और सभा समिति जो राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग देखें ना, कौन सा एक तो कौन सा सभा और दूसरा कौन सा वो समिति, इन दोनों को प्रजापति क्या है, जुड़वा पुत्री बताया गया है, ठीक। यह हो गया। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल वाला हिस्सा हो गया। इसके बाद का जो हमारा हिस्सा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का होगा।